एवरीवन, वेलकम टू इनहेंस एजुकेशन। वेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं आज, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है फिजिक्स में वो भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर होती हैं, और हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्वांटिटीज़ होती हैं, हम बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, यानी उसकी वैल्यू हमें मालूम होती है या हम वैल्यू बता सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लेंथ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेंथ इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा मास, इसमें वैल्यूज़ हम दिखा सकते हैं, टेम्परेचर, टाइम, इस तरह से स्पीड, बहुत सारी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज़ आप जानते हो, ये सब स्केलर हैं। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। इस तरीके से हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसके अंदर सभी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ हैं, यानी या तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती हैं, और अगर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, यानी हमने जैसे बताया इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी कुछ वैल्यू होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कह रहे हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, इसके अलावा उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन इसका मेन डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये अलग तरीके से होता है। और इसके एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी is an example of vector quantity, acceleration, इन सभी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, और साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन भी दी हुई होती है। फोर्स और वेट, और आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें, ये सारी क्वांटिटीज़ किस तरह की हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड में हम लिखते हैं, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इस तरह से लिखी होगी आपकी, 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स कोई डायरेक्शन होगी, यानी टूवर्ड्स नॉर्थ हो सकता है, यानी एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया होगा। आप डिस्प्लेसमेंट चलते हैं, यानी आप डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आप कवर कर रहे हैं किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 20 मीटर ना, टूवर्ड्स ईस्ट, तो अगर यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी किसी क्वांटिटी के अंदर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें या लेंथ की बात करें, या डिस्टेंस मान लिख लेते हैं, तो डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं उसको हम लग रहे हैं 20 मीटर, तो इसमें सिर्फ वैल्यू है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ओनली, दिस इज़ मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर भी हम वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। तो डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई की हो तो इन सभी में डायरेक्शन होती है। हम फोर्स की बात करते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई बिना डायरेक्शन के कोई फोर्स होगी नहीं, यानी जो भी फोर्स होगी वो कोई डायरेक्शन होगी उसकी। अगर आपको मालूम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन के साथ ये सारी क्वांटिटीज़ आती हैं। तो इस तरह से दो तरह से हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। इसमें एक बात और देखें आप, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ, अगर मैं इस ए पॉइंट से मूव करता हूँ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज मैंने पॉइंट ए से बी तक गया 3 किलोमीटर, और बी से फिर परपेंडिकुलरली यहाँ गया 4 किलोमीटर सी तक। ओके, सो व्हाट इज़ माय डिस्टेंस? अगर मुझे डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हो। यहाँ 3 और यहाँ पर 4, यानी 3 + 4 दैट इज़ 7 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से लेकर मैं जब यहाँ तक पहुँचा तो मैंने डिस्टेंस तो इतनी कवर की, लेकिन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए मुझे इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 चला और यहाँ 4 चला, अगर मैं इसका यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो 3² + 4² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5 आएगी इसकी वैल्यू। तो आप देखें, आप इसी सिचुएशन में ए से सी पहुँचने में डिस्टेंस तो कितनी है 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की आप बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों? 3 और 4 तो 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 4 का कॉम्बिनेशन
5 हो रहा है, तो ऐसा होता है वेक्टर के अंदर हम जनरल फार्मूलेज, जो जनरल एल्जेब्रिक रूल होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, यानी 2 और 2 4 ज़रूरी नहीं यहाँ पर हो, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होती है, इसके अंदर एंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कितना होगा ये, प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हम करें किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए, क्या वैल्यूज़ आती है, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, यानी इसका अलजेब्रा ही अलग होता है और ये हमें समझना चाहिए। तो आज हम यहाँ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें सारे ऑपरेशंस भी करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इसकी ज्योमेट्री और जितने भी हम आगे हमारे पास यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी ज़्यादातर वो पढ़ने वाले हैं, तो उसका अलजेब्रा समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन से स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, और सारे ऑपरेशंस हम समझते जाएंगे। तो आप कंटिन्यू करिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान होनी चाहिए, या आपको अगर लिखना हो किन्हीं दो क्वांटिटी को, स्केलर और वेक्टर, तो कैसे उनको अलग अलग शो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का आना आपको ज़रूरी है। ठीक, चलिए तो इसको हम देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए जो वेक्टर है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें होती हैं। उस स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, मैंने ये बना दिया, एक वेक्टर बना दिया, कोई फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ बना देते हैं, ये एक वेक्टर हो गया जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। अ स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड, एरो हेड के साथ ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसके अंदर थोड़ा सा इसकी मार्किंग करें तो जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं सपोज ए पॉइंट, और यहाँ जाए टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सपोज ये हो गया हमारा ओ हो गया स्टार्टिंग, और इसको हमने बोल दिया ए। तो जहाँ स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, और इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, इस तरह से, और दो पॉइंट से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम उस लेटर में भी, अभी क्या है ओ ए, अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को बोलता हूँ ये फोर्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको वन लेटर रिप्रेजेंटेशन से भी शो कर सकता हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन में जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दो, एक तो ये चीज़ होगी इसके अंदर, और इसका जो एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं किसी वेक्टर के अंदर, यानी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये उन्हीं को बताता है। यानी जो लेंथ होगी वो आपके बताएगी मैग्नीट्यूड को, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, वैल्यू को, और एरो क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इस ग्राफिकली हम इस एरो, स्ट्रेट लाइन एरो का यूज़ करते हैं। ज़्यादा अगर उसकी लेंथ होगी यानी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और एरो जिस डायरेक्शन में होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इस एरो का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ ए, ठीक है, और इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, ये लिख सकते हैं 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो शो कर रहा है उसको ऐसे एरो हेड लगा दिया। अगर मान लीजिए ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स आगे पढ़ोगे आप, हम उसको अलग नोटेशन के लिए स्मॉल एफ लिख देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर हो, 1 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, यानी हम स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा, अब ये अगर लिखा हुआ है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, तो मुझे इस वेक्टर में अगर अलग करनी है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं इसका ले लेता हूँ मॉडुलस यही काम करता है, यानी ओ ए जो भी एक वेक्टर है, 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ओ से स्टार्ट, ए पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, मैं इस यहाँ पर ये लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, या मैं फिजिकल क्वांटिटी में भी ये लगा देता हूँ, या मैं इसके अंदर भी ऐसा लगा देता हूँ। तो मोड लेने से वो सिंपली क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चली जाती है, और ये हो जाता है आपका सिंपली, यानी ओ ए हो जाएगा,
या मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ओ ए सिंपली हो जाएगा आपका ओ ए, एरो हट जाएगा। अगर मैं एफ पर लगाता हूँ तो एफ पर ही एरो हट जाएगा। अगर मान लीजिए स्मॉल एरो है, कोई भी स्मॉल है, सॉरी स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको सिर्फ क्या देगा, मॉडुलस आपको मैग्नीट्यूड दे देता है, उसकी डायरेक्शन को हटा देता है। छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन में आप सारी चीज़ें समझ लीजिए। लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, इसके अलावा अच्छा ठीक, ओके चलिए, तो आगे अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो अब अच्छा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, कुछ याद आएगा तो बीच में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, पोजीशन वेक्टर है ना। अब अगर आप वेक्टर जान गए हैं तो आप ये समझ जाएंगे आपके पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और साथ में यही बता देते हैं व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दो वेक्टर आप समझ लीजिए फ़िलहाल, उसके बाद हम और टाइप्स ऑफ वेक्टर में और वेक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक देखिए, चलिए, तो देखिए किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मेरे को रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना रेफरेंस के हम ना तो पोजीशन बता सकते हैं, ना किसी की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कुछ भी नहीं बता सकते। तो कोई भी मोशन हो रहा है या किसी मोशन नहीं हो रहा है तो पोजीशन है, तो उसको समझाने के लिए रेफरेंस फ्रेम का होना ज़रूरी है। तो अगर मैं मान लीजिए पहले एक रेफरेंस फ्रेम ले लेता हूँ इस तरह से, ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हो सकता है। ये आपकी हो गई एक्स, या आपकी हो गई वाई, और ये आपकी हो गई जेड। इस प्लेन में हम लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है आपका, ये मान लीजिए पॉइंट पी हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसका ओरिजिन हो गया, ये हमारा रेफरेंस हो गया जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओरिजिन से अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक वेक्टर होगी ओ पी, 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ आर, या इसको मैं ए बोलता हूँ। सपोज ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा आर ए, ठीक, इसकी लेंथ हो गई। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगी ए की, है ना, किसके रिस्पेक्ट में होगी, ओ के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वो क्या होगा, तो वो होगा ओ ए। उसको हम क्या लिखेंगे, ओ ए, 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। 1 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो आर ए लिख सकते हो और ऊपर एरो हेड लगाओगे। तो ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच में अगर हम ड्रॉ कर दें लाइन तो वो एक डायरेक्टेड लाइन होती है, यानी एक वेक्टर होता है। आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए कुछ देर के बाद वो पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाता है और इसको हमने पोजीशन बताई बी, और इसको भी ओरिजिन से हमने मिलाया तो ये एक वेक्टर और बना। तो ये जो वेक्टर बना ये क्या बता रहा है, ये बी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। तो इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हो गया ये, ठीक है, ऑफ पॉइंट बी। इसको लिख सकते हैं हम ओ बी वेक्टर, या सिंगल पॉइंट में लिखेंगे तो आर बी लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा और इसको मैं आर बी लिख सकता हूँ। अगर मैं ए और बी को डायरेक्टली जोड़ूँ, यानी ए से बी में गया, यानी मेरा जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ कहाँ से, ए से बी, तो ये जो ए से बी जाने वाला डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, लिख सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, फ्रॉम ए टू बी, ये इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो इसको हम बोलेंगे क्या, ए बी, ठीक, ए बी वेक्टर। इसको मैं आर ए बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वेक्टर, ठीक। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ ए बी। अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए ए बी को लिखा जा सकता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं, यानी ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो ये दोनों प्लस होंगे। दिस ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ए बी, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। और इसी को हम सिमिलरली कैसे लिख सकते हैं, यानी आर ए बी इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर,
तो ये हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो एक बात जो माइंड से निकली, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। देखिए कई बुक्स के अंदर तो ये नोटेशन यूज़ की जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो हेड बना दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए या उसको इस तरह से सिंबलाइज करने के लिए। लेकिन कई बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहाँ पर एरो हेड नहीं लगाया जाता, वहाँ पर बोल्ड, उस लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है। तो बोल्ड करने का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मान लीजिए फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आप देखोगे बुक में वो बोल्ड बना होगा। ठीक, इस तरह से बोल्ड बना होगा, तो ये वेक्टर ही है। यानी एफ को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या कई बुक्स में इस तरह से होता है। तो फॉरेन्स की बुक जो होती हैं ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पर कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। कन्फ्यूजन ना हो इसका और इसका मतलब एक ही है, वहाँ लिखा होता है, स्पेसिफाई किया होता है कि बोल्ड में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बाकी सारी बात वैसे ही होती है। अगर उसी बोल्ड में जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका अगर आप मॉडुलस लेंगे तो वेक्टर वहाँ से बोल्डनेस हट जाती है, सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक, इसमें एरो हेड हट जाता है, इसके अंदर बोल्डनेस हट जाती है, तो वो मैग्नीट्यूड आ जाता है। हमने जैसे यहाँ बताया था, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखते हैं, तो कोई और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। मान लीजिए एक वेक्टर है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है। फोर्स इज़ अ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है ना। वेट है, वेट की भी डायरेक्शन होती है, यानी वो अर्थ की ग्रेविटी में नीचे की तरफ डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ना इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, तो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, मैंने बता दिया। और अगर वो वेक्टर हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो हेड लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि क्वांटिटीज़ वेक्टर है। और वो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन उसमें वेक्टर नहीं लगा हुआ ऊपर, तो इसका मतलब ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हमको बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। तो ये बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ टॉक अबाउट कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, छोटे छोटे ये नाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए सारी आगे की बात समझने के लिए। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ लिखवाता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको नंबर 1 इक्वल वेक्टर के बारे में। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हुए चलेंगे। इक्वल वेक्टर्स, देखिए दो वेक्टर्स को अगर हम इक्वल कहना चाहते हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए। दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। तो उसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसकी नोटेशन साथ साथ जिसकी होगी दिखाते जाएंगे। मान लीजिए एक वेक्टर है इस तरह से, ये वेक्टर मैं कहता हूँ ए है, ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है, इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर है और इसकी डायरेक्शन भी बराबर है। तो ये दो मैंने बनाए, ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, दिस इज योर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब दूसरी बात करते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट हम अब बताना चाहते हैं, तो अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। तो अनइक्वल वेक्टर्स में फिर बात होगी, तो इसमें दो तरह से ना लिखकर कन्फ्यूजन ना हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें होगा क्या, डिफरेंट होंगी चीज़ें, डिफरेंट होगी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, या अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट ना हो उनका तो हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो, और या दोनों के दोनों ही डिफरेंट हों, तब भी वो अनइक्वल कहा जाएगा। ठीक, दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी मान लीजिए एक वेक्टर इस तरह से, ये वेक्टर है ए, ठीक है, और मैं इसी डायरेक्शन में बनाता हूँ दूसरा वेक्टर भी। अब डायरेक्शन तो मैंने सेम रखी इसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दिया, तो अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा चलिए, मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर मैंने बनाया ए, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और इसी मैग्नीट्यूड का मैंने एक बनाया वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ये भी अनइक्वल कहेंगे। अच्छा, एक मैंने बनाया वेक्टर ए इस तरह से, और एक मैंने वेक्टर बनाया इस तरह से बी, तो इसमें डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी
सेम है तो ये भी अनइक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनइक्वल वेक्टर्स। थर्ड देखें, थर्ड आपका नेगेटिव वेक्टर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझने के लिए। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी किसी का अगर हम बताने हैं किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, तब वो एक गिवन वेक्टर का अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। किस तरह से? ठीक है ना, ये ग्राफ जरूर समझ में आएगी बात। मान लीजिए एक मैंने वेक्टर बनाया ए और मुझे इसका नेगेटिव बनाना, नेगेटिव ए वेक्टर बनाना, तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं बिल्कुल इसी तरह मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का बनाऊंगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा -a वेक्टर। ठीक, इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही बना रहा हूँ मैं, ये इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए वेक्टर है आपका p, ये वेक्टर है आपका p, तो इस डायरेक्शन में अपोजिट बना देता हूँ यहाँ पर, तो ये जाएगा -p, इस तरह से हो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? किन को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे? देखिए पैरेलल वेक्टर्स में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एनी मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड की बात होगी, लेकिन जब डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन होगा उसकी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हम एंगल की बात भी करेंगे, यानी कि अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, अब मान लीजिए एक वेक्टर ये है मेरा ए, है ना, एक पैरेलल वेक्टर बनाना है मुझे, तो पैरेलल वेक्टर इसका ये भी हो सकता है एक पैरेलल वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक, एक वेक्टर में ही से मिलता जुलता बना देता हूँ, ये सी हो गया, तो देखेंगे कि ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, टेल में अगर ये एंगल की बात करें, दोनों में एंगल कितना है? ठीक है, तो टेल को टेल से मिलाएं तो एंगल पता चलता है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है इस केस में थीटा, वो 0 डिग्री होता है, यानी पैरेलल वेक्टर में द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 डिग्री होगा। एंगल के बारे में अभी इसके बाद में बताऊंगा, थोड़ा और क्लियर होगा, अभी आप इसको नोट करते जाएं। तो ये हमारा हो गया पैरेलल वेक्टर्स, एनी मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। चलिए 4th के बाद आ गया 5th, अब इसका अपोजिट एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, ये किस तरह का होगा? इसकी बात भी हम करेंगे और इसमें भी हम बताएंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें भी एनी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है दो वेक्टर का, अगर वो एंटी पैरेलल हैं तो, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, कोई भी मैग्नीट्यूड, तो मैंने एक ए बनाया ए और मैं एक इधर बना देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में बी, ये किस तरह के हो गए? ये हो गए आपके एंटी पैरेलल। इसकी टेल और इसकी टेल को हम साथ में रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मान लीजिए ये मैंने ए बनाया यहाँ पर, टेल और टेल को मैं साथ में ला सकता हूँ यहाँ पर, उसको हम ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये मेरा वेक्टर हो गया बी, तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए इसका जो थीटा होता है इस केस में वो होता है 180 डिग्री। तो ये कितने तरह के वेक्टर्स हो गए? 5 तरह के वेक्टर मैंने भी आपको बताए, ये आप समझ लें क्या क्या चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसको आप लिखें, नोट कर लें, तब मैं आगे और कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद 6th लिखेंगे आप कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर ऑन द सेम और पैरेलल पैरेलल लाइन, यानी कोई वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, वो या तो सेम लाइन के ऊपर हो, लेकिन यहीं तक बात नहीं है, अगर वो पैरेलल लाइन पर भी हैं तब भी हम उनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं।
ठीक। अब किस तरह के होंगे, जैसे मान लें एक वेक्टर ये मैंने बनाया a, और एक वेक्टर इसी लाइन में एक वेक्टर और बना दिया मैंने b, तो एक ही लाइन में तो कोलिनियर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक वेक्टर ये है और जो इसके पैरेलल है तो ये भी कोलिनियर ही कहलाएगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एक लाइन में भी होनी चाहिए, एक लाइन में भी हो सकते हैं, या उस लाइन के पैरेलल भी हो सकते हैं, तब हम उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। इस तरीके से एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ये किस तरह का होगा, तो ऑन वो वेक्टर जो एक ही प्लेन पे हो, ऑन द सेम प्लेन, उन सभी वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। यानी जितने भी अब तक मैंने वेक्टर बनाए हैं इस बोर्ड के ऊपर, वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर थे, क्योंकि वो एक ही प्लेन पे बने हुए, इस बोर्ड पर बने हुए। यानी मैं कहीं भी बना दूं डायरेक्शन का, इसमें कोई भी कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने वेक्टर अभी मैंने पढ़े हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे कैसे थे, कोप्लेनर वेक्टर थे, क्योंकि एक ही प्लेन पर है। एक बात इंपॉर्टेंट और यहाँ ध्यान रख लें, टू वेक्टर्स जो होते हैं, अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, यानी दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते ही हैं। वो किस तरह से, मान लीजिए कोई आगे पीछे वेक्टर दिया हो, अगर मैं समझाऊँ आपको, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ब्लू कलर का, इसका एरो हेड है इस तरह से, एक ही है। आप कहोगे कि तो बहुत ही अलग है, कोप्लेनर है नहीं। तो हम वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ट्रांसलेट करने का मतलब है ये वेक्टर यहाँ आ सकता है, इसका ना मैग्नीट्यूड सेम चेंज करो ना डायरेक्शन, तो यहाँ आ जाएगा तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे, या कोई इस तरह से है, एक इस तरह से है, तो इसको भी मैं ट्रांसलेट करके यहाँ इस प्लेन में ला सकता हूँ। हमेशा वो एक ही प्लेन में माने जाएंगे दो गिवन वेक्टर। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर। एट्थ चलिए एट्थ एक बनाते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, देखिए जो वेक्टर्स, या इसको हम ये भी बोलते हैं और को इनिशियल वेक्टर भी कहा जाता है इसको, को इनिशियल, यानी एक ही जगह से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। यानी मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, एक ये वेक्टर ये एक हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर मान लीजिए ए है, कोई भी डिफरेंट वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट सारे एक ही जगह से होते हैं, इसलिए को इनिशियल या को करंट वेक्टर कहलाते हैं। तो ये आपका एट्थ हो गया, ठीक है, या को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद हम करते हैं नाइन्थ, ज़ीरो वेक्टर। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये भी, लेकिन मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट है सिर्फ। ज़ीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इसका वो होता है 0, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कोई भी डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो ज़ीरो वेक्टर हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका ज़ीरो वेक्टर। तो इंपॉर्टेंट सारे हो गए। एक और मैं कराता हूँ आपको जो आगे काम आएगा आपके, और काम सारे ही आएंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, इस नाम से ही पता चल रहा है इसके बारे में। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होगा, यानी सिंगल एक मैग्नीट्यूड होगा उसका, यूनिटी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वही डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बता रहे हैं उसी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये आपका हो गया 10। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी थे सारी टर्म्स मैंने बताई आपको वेक्टर की। अब इसके रिलेटेड कुछ दो चीज़ें और बताऊंगा, उसके बाद हम इसके ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये नोट कर लिया हो तो मैं इसके दो इंपॉर्टेंट बातें और बताने वाला हूँ आपको। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं सारे मैंने आपको समझा दिए। मैग्नीट्यूड किसका क्या होता है, थोड़ा बहुत आपस में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें इसको। मैंने अलग अलग करके कोई ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखवाया, ताकि आप एक बार देखकर आपको उसका फीलिंग आ जाए। अब मैं आपको बीच में बता रहा था ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है ये समझ लो। ट्रांसलेशन और पैरेलल शिफ्ट, ट्रांसलेशन या पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स।
देखिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी गई होती है वेक्टर के साथ, जिससे हम यूज़ करके काम को आसान कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी बात है। देखिए किसी भी गिवन वेक्टर को हम ट्रांसलेट या पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी ऐसा करने की हमें इजाज़त होती है, हम अपनी हेल्प के लिए ऐसा कर सकते हैं। और आप आगे देखोगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। ये है क्या, पहले तो ये समझ लिया जाए। मान लीजिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, ये मैंने एक वेक्टर बनाया ए, ठीक है, यहाँ पर ये वेक्टर है ए। अब मैं क्या इस वेक्टर को कहीं और भी ले जा सकता हूँ, मैं इस बोर्ड पर इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दो वेक्टर आपको अलग अलग दिए हैं, तो उसको आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको उसकी हेड से हेड या टेल से टेल या हेड टू टेल उसको जोड़ना पड़ता है। तो एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको पैरेलल या ट्रांसलेट करने की इजाज़त होती है। ऐसा वेक्टर्स में किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस वेक्टर की ना तो मैग्नीट्यूड से आपको चेंज करना है, ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है। तो जब ये वेक्टर इस तरह से है, मैं इसको इसी डायरेक्शन में आगे ले जाऊँ और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है सपोज, और दूसरे कलर से बनाया तो मैं इसको यहाँ कर आगे ले गया। कैसे ले गया, इस तरह से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। तो अभी भी वेक्टर ये वही है ए, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा कर सकता हूँ, इसी को मैं यहाँ शिफ्ट भी करा सकता हूँ, यानी मैं इसको यहाँ इस तरह से बना सकता हूँ, ये बना दिया। अभी भी क्या है, ये वेक्टर ए ही है, क्योंकि ना तो मैंने मैग्नीट्यूड इसका चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया। तो हम किसी भी वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये होता है। अब मुझे ये वेक्टर मान लीजिए यहाँ ले जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ ला सकता हूँ और किसी भी तरह से उसको मूव कर सकता हूँ। कहीं भी लेकर आप किसी वेक्टर को जा सकते हो। मान लीजिए एक वेक्टर मैं और बनाता हूँ इसको समझाने के लिए। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये मेरा वेक्टर है पी, है ना। अब मुझे इसको कहीं शिफ्ट करना है, जहाँ भी मैं इसको यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो आप ऐसे नहीं लाओगे इसको, ठीक है। यानी आप पहले इसको पैरेलल इस तरह शिफ्ट करोगे, पहले आप इसको यहाँ पर लेकर आओगे, ये ऐसा आ जाए, उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट करोगे, यहाँ पर ले आओगे, तो वेक्टर यहाँ पर आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, वेक्टर वेक्टर ही रहा। तो ये आपका ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है। चलिए, अब अगला एक है एंगल। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, तो ये आप समझ लें कैसे निकालते हैं एंगल। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में के बीच का जो एंगल है वो किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ कई सिचुएशन बन जाती हैं। हम एक वेक्टर ले रहा हूँ मैं, और ये वेक्टर है हमारा, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ये मेरा वेक्टर है ए सपोज, और यहाँ जहाँ ही ख़त्म हुआ वहाँ से मेरा एक वेक्टर और स्टार्ट हुआ, ये मेरा वेक्टर हो गया बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने देखा एंगल है 120 डिग्री। अब क्या ये वाकई में इट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर? नहीं, ये एंगल नहीं होता, ये बिटवीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये एंगल नहीं होगा। कौन सा होगा? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और इसी वेक्टर को, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना, अब तो ये बात समझ के यहाँ ले आता हूँ, तो ये मेरा वेक्टर यहाँ आ गया। अब एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, तो ये अगर 120 है तो लीनियर पेयर से ही कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये मेरा एंगल होगा, ना कि ये मेरा एंगल होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको समझने के लिए आप ये समझें कि हमें टेल टू टेल वेक्टर्स को मिलाना है अगर हम निकालना चाहते हैं उसका एंगल एक्चुअल। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये जो एंगल है, ये तो इसका हेड है और यहाँ पर इसका टेल है, तो ये हेड टेल फॉर्मेट में है। अब ये एंगल प्रॉपर एंगल नहीं माना जाता, यानी ये एंगल इसका एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं माना जाता, ये माना जाता है। यहाँ मानने के लिए ये वेक्टर ही यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, जो टेल है, वो एक ही जगह है, इसलिए टेल टू टेल करने के बाद हम वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये आ गया, और यहाँ पर सपोज एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अब व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर? तो क्या यही वेक्टर होगा या ये वेक्टर होगा? ना यहाँ पर ये होगा ना एंगल ये होगा ना। अगर आप ये निकालते भी तो कितना आएगा, 310 डिग्री। ना तो ये वेक्टर एंगल माना जाएगा, ना ये एंगल माना जाएगा, क्योंकि अभी ये सही ओरिएंटेशन में नहीं है। तो या तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। जब मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो ये इसका यहाँ पर टेल हो जाएगा और यहाँ पर हेड हो जाएगा। अब ये जो एंगल होगा वो होगा, और ये कितना होगा, 180 माइनस, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो ये होगा आपका टेल टू टेल। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि
मान लीजिए ये इस तरह से है ना A, और एक मेरा यहाँ पर है, ये है B, ये मैंने बताया। अगर मैं इसको खिसका कर पीछे ले आऊँ, ऐसे ले आऊँ, तो यहाँ पर अब जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा। लेकिन यहाँ टेल इसकी यहाँ पर है, टेल इसकी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ हेड टू हेड है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप हेड टू हेड भी उसको लगा सकते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ, तब भी एंगल वही आता है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरा एंगल अब ये होगा थीटा। देखिए ये मैंने ऐसे किया, या मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, दोनों बातें मैं एक साथ कर लेता हूँ, तो ये और ये एंगल सेम ही तो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो या तो आप हेड टेल टू टेल करो या हेड टू हेड करो, एंगल वही आता है, वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये। अब एक सिचुएशन देखिए, बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक मेरा वेक्टर है ये A, और एक मेरा वेक्टर है ये B। अब ये अरेंज्ड हैं सही तरीके से, जैसे मैंने बताया है टेल टू टेल। अब यहाँ पर टेल टू टेल तो है, यहाँ ये जो एंगल है ये मेरा एंगल है 300 डिग्री, और ये टेल टू टेल के बीच में ही है। लेकिन इस टेल टू टेल के बीच में ध्यान देंगे, ये वाला एंगल भी आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ तक हमने जो बात सीखी वो यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से दो एंगल आ रहे हैं और दोनों टेल टू टेल आ रहे हैं। तो अब कौन सा एंगल सही होगा इसके अंदर? तो देखिए इसमें जो 60 डिग्री का एंगल है वो सही होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एंगल हम कंसिडर करते हैं इस केस में, जब दोनों बन रहे हों तो हम स्मॉलर एंगल को कंसिडर करते हैं। ये याद रखना है आपको, स्मॉलर एंगल। तो दो बन रहे हैं अगर, तो स्मॉलर एंगल होगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि हमेशा थीटा आपको देखना है कि वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही होता है। इससे ज़्यादा एंगल नहीं होता बिटवीन द टू वेक्टर्स, कभी नहीं होता। 0 to 180 डिग्री ही आप एंगल लेंगे बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अभी तक वेक्टर्स का, ठीक है। अभी हमने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये ऑपरेशन को समझने के लिए तो ज़रूरी था जो अभी आपने समझा, और अब हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए।